अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मिसबा लगारी। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले अमन मुआहदे के बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्की के शहर इस्तांबुल में जारी है और ये मुज़ाकरात 3 रोज़ तक जारी रह सकते हैं और इसमें जंग बंदी, सिक्योरिटी में ताउन, तिजारत के अलावा सरहद पर शिद्दत पसंदों की दरअंदाजी रोकने पर बात होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौरे का एजेंडा क्या होगा, पाकिस्तान की इन मुज़ाकरात से क्या तवक्कुआत हैं और क्या पहले दौर के अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल हुए, ये सवालात हमारे सामने होंगे। वैसे आज ही के दिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक जोरदार बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मामलात मुज़ाकरात से तय ना हुए तो अफगान, तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग है। वो हमारे बारे में हुई तो इंशाल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है। जिन लोगों से हम बात कर रहे थे दोहा में, उस सारे के सारे पाकिस्तान में जवान हुए थे। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, हम वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के ज़रिए लड़े हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के मंदूबीन में तकरार हुई है। पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में मौक़िफ़ दोहराया है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। इस पर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन साहब, जबकि माहिर पाक अफगान उमूर सलमान जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर ज़िया साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में जंगबंदी तय हुई थी जो बड़ी हद तक कायम है, मगर दोनों तरफ से तुंदो तेज बयानात भी आ रहे हैं। सर, ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपने सुना है, कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, एक तो मुस्बत बात ये हुई थी कि दोहा में मुआहिदा हो गया तो उसके नतीजे में फायरबंदी हो गई। उस चीज़ को आपको बिल्ड करना चाहिए। अब हमेशा ये होता है कि जो गैर जिम्मेदाराना बयानात होते हैं वो बिला वजह का प्रोवोकेशन होती है। और पाकिस्तान क्योंकि एक न्यूक्लियर ताकत है, हमारी ज़्यादा मजबूत स्टेट है, रियासत है, तो हमारी तरफ से गुफ्तगू का अंदाज जो है उसको ज़्यादा समझ-बूझ के साथ, ज़्यादा डिस्प्लेन के साथ हमें बात करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं मेरे ख्याल में वज़ीर दिफा हैं, लेकिन ये अपने आप को वज़ीर जंग समझ रहे हैं। और वज़ीर दिफा का काम, ये डिप्लोमेट्स का काम होता है कि वो किस तरह के बयानात देते हैं। और अमूमन जो होता है कि आप भड़के मारने से, इस तरह की धमकियां देने से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में गुरेज किया जाता है। अगर आपको ये अगर आपके जहन में हो कि जी हमें यहाँ पर रास्ता बनाना है, हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरह का हमारी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से बयानात दिए जाते हैं, कभी वो इंसान फरामोश कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अगवानोफोबिया जैसी चीज़ वो फैला रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में सेहतमंद अलामत नहीं है। आप किसी भी हम कहते हैं ना, इस्लामोफोबिया बुरी चीज़ है। आप एक किसी मुसलमान की गलती से तमाम मुसलमानों को बुरा नहीं कह सकते। उसी तरह से एक अगवान की हिमाकत से, एक अगवान की कोई अगर उसकी तरफ से कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस है या उसकी कोई और वो हुई है, उसकी वजह से आप तमाम लोगों को नहीं कह सकते। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह की डिप्लोमेसी है। और अगर आपके मुज़ाकरात तुर्की में होने हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि जी चीज़ें ईज़ आउट करें। क्योंकि देखिए मकसद क्या है? मकसद ये होना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत है, हम उनकी माशी शारक पे बैठे हुए हैं, उन्हें इस बात के एहसास हमने दिला दिया है। और वो चीज़ें जो होती हैं वो कवर्ड डिप्लोमेसी से ज़्यादा अच्छा चलती है, ना कि आप जारहाना अंदाज अपनाएं। डिप्लोमेसी में गुफ्तगू हमेशा नरम करनी चाहिए, एक्शन आपका सख्त होना चाहिए। उसी तरह पाकिस्तान को एक महफूज मगरबी बॉर्डर की ज़रूरत है, तो वो हम दादागिरी से और उसकी तरह से जो अंदाज अपनाएंगे उससे नहीं हम अपना सकते, क्योंकि उससे मजीद दूरियां होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि एक परमानेंट आपका दुश्मन मगरिब में भी और एक मुस्तकिल दुश्मन आपका मशरक में भी हो, तो बिस्मिल्लाह करें, आप ये जो ख्वाजा आसिफ का लबो लहजा है वही अपनाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिस आपने ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, आपको अफगानिस्तान के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी यहाँ इश्तराक की ज़्यादा वजूहात है ना कि लड़ाई के। और इश्तराक की वजूहात, अगर पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया में कारोबार करना है, आपको राजदारी चाहिए, तो आपको अफगानिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात की जरूरत है। उसी तरह अफगानिस्तान को अगर तिजारत करनी है, उसको अगर सपोर्ट चाहिए, भारत उनकी मदद नहीं कर सकता। ये हमें समझ में आनी चाहिए बात। तो क्यों चीज़ों को इतना ख़राब करना चाहते हैं कि बदमज़गी हो और वो जो रिश्ते हमारे थे उनको ठीक होने में 10-20 साल लग जाएँ। क्योंकि जो ज़बान के लगाए हुए ज़ख्म होते हैं, किसी की आपने तौहीन की होती है, वो लोग याद रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब बहुत ही ओवरबोर्ड जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। और ये कोई पैट्रियोटिज़्म नहीं है
ये कोई मुल्क मुल्क दोस्ती नहीं है कि जो उन्होंने लबो लहजा इख्तियार किया हुआ है। आप अगर अमन की मुज़ाकरात करने जा रहे हैं तो फिर बात भी मीठी करें, नर्म करें, और वहां पे ठीक है आप जो भी से पर्दा आप जो मर्जी बात करें, जिस तरह से आपका तरीका हो, लेकिन ये लहजा जो है ये मुश्किलात बढ़ाने वाला है, अच्छा करने वाला नहीं है। जी ठीक है सलमान जावेद साहब, ख्वाजा आसिफ ने एक और बात भी कही है कि जिन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में जवान हुए, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है सर, और क्या हमारी इनसे तवक्कुआत कुछ ज्यादा हैं या उन्होंने नजरें फेर ली हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा इस बात से पार्शली एग्री करते हुए जामिर रज़ा साहब ने बात कही है जी कि लब लहजा जो हमारा बहुत ज़्यादा मुनासिब होना चाहिए, स्पेशली जिस वक्त सीज़ फायर हो और जिस वक्त आप निगोसिएशन की तरफ जा रहे हो, और स्पेशली एंड उस वक्त जिस वक्त इस्तांबुल के अंदर एक दूसरा सेशन चल रहा है, तो उस वक्त इस तरह के तुंदो तेज़ बयान देने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी भी रखनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारी तरफ से जो बयानात हैं उन पे काफ़ी लगाम डाली गई थी, बल्कि खुद ही ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनके बयानात ना देने की वजह से बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ जो हैं वो जमा होना शुरू हो गई थी कि एग्रीमेंट किस किस्म का हुआ है, उसमें कौन कौन सी शिकें हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या चीज़ें एग्रीड अपॉन हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मुसलसल पहले तो मुल्ला याकूब साहब ने कतर से आते ही एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ड्यूरन लाइन का तस्करा किया और उसमें ड्यूरन लाइन के एग्रीमेंट के बारे में बात की। उसके बाद फिर उनके डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहम्मद नबी उमरी, उन्होंने बेसिकली एक बात कही कि जी कि हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते और हम इसको बरोज़ ताकत वापस लेंगे। और इसके बाद फिर कल हमने कुनर डैम की बात सुनी जो कि हैबतुल्लाह खुंजादा से मंसूब करके उनके एक मिनिस्टर ने बात कही है। तो इस तरह के दो तीन बड़े बड़े बयानात उनकी तरफ से भी आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब डेफिनेटली, जैसा मिर्ज़ा साहब ने कहा कि कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं और एग्जैजरेट कर देते हैं चीज़ों को, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। ये काम डिप्लोमेसी का है, ये सरदार साहब का है, ये एम्बेसडर सादिक साहब का, ये उनको करना चाहिए। जहाँ तक बात है आपके सवाल की, बिल्कुल ये बात मुल्ला याकूब के बारे में आप करें, आप सराजुद्दीन हक्कानी के बारे में करें, आज अनस हक्कानी है उस मीटिंग के अंदर, उनके बारे में करें, या कोई भी शख्स करें जो कि पहली वाली मीटिंग के अंदर मौजूद था, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान के अंदर पले बढ़े हैं और पाकिस्तान से ही इधर ही के जो मदारिस हैं उनसे पढ़ के वापस गए हैं। तो ज़ाहिर एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आती है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के अंदर, कि जिन लोगों को हमने होस्ट के, ना सिर्फ ये कि तालिबान बल्कि उससे पहले भी अगर आप करज़ई साहब को देखें या अफ़गानी साहब को देखें, ये वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी अंदाज में पिछले 50 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर पल बढ़ के पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन हासिल करके फिर वापस गए थे, और उसके बाद दुनिया के अंदर इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, और फिर दे वर इवन इंस्टॉल्ड और इम्पोज्ड ओवर देयर इन अफगानिस्तान। और उसके बाद फिर उनकी जो पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान के हवाले से वो कुछ बहुत अच्छी या पॉजिटिव नहीं थी, और सेम गोज़ फॉर तालिबान एज वेल। तो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है पॉलिसी मेकर्स के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन और एक जिसे कहते हैं कि एक रेजिस्टेंस पाई जाती है कि तालिबान के साथ भी क्या हम उसी तरह के ताल्लुकात रखें जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या हमें अपनी पॉलिसी के अंदर चेंज लेकर आनी चाहिए। तो जाहिर है ये तो आया है इस बात से, लेकिन क्या पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी ड्रास्टिकली चेंज कर देनी चाहिए एकदम से सिर्फ इस एक वाक़े के ऊपर? तो मेरा ख्याल है कि ये एक गलती होगी, और पाकिस्तान को बहरहाल एक ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए डिप्लोमेसी को, ताकि बातचीत के जरिए मसाइल का हल हो सके। पाकिस्तान ने पिछले 4 साल में किया है, 4 साल के अंदर पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार बहुत सारे डेलीगेशन भेजे हैं, उलमा के भेजे हैं, पॉलिटिशियंस के भेजे हैं। मैं खुद 3-4 डेलीगेशंस लेके गया था, लेकिन बहरहाल उधर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस जब नहीं आया, तो उसके बाद फिर एक ये फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आपको नज़र आती है। बिल्कुल, लेकिन फिर पाकिस्तान को फिर भी चाहिए कि खुशरूपी से जो भी मामलात हैं वो तय हो जाएं। आमिर ज़िया साहब, दोहा इजलास से पहले और बाद में भी अफगान वज़ीर दाखिला मुल्ला याकूब के जारिहाना बयानात जारी हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? कि काबुल सबक सीखने को तैयार नहीं है? देखिए, ये जो सलमान साहब ने बात की, बड़ा इसमें भी वजन है। और लेकिन देखिए, आपको ये फैसला करना है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा मिच्योर है। और फिर सवाल ये पैदा होते हैं कि दो आते हैं कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने इतना पाला पोसा, उनकी हिमायत की, तो क्या हम लोगों ने उनको मिसरीड किया था? अगर ये सवाल बनता है ना, और मिसरीड किया था तो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाती है? और अगर हम लोगों या फिर हमने मिसहैंडल किया है, दोनों सूरतों में हमें कुछ सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए कि अगर हमने मिसरीड किया तो जाहिर है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किनकी हिमायत करते रहे, कि जिसकी वजह से हमने नेटो फोर्सेस की, अमेरिका की नाराजगी मोल ली। सलाला जैसा वाक़या है वो, उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा हमारे जो फौजी जवान थे वो शहीद हुए, और इस तरह के बहुत बार हमारे ऊपर बहुत दबाव आया था इस पूरी वजह से, और हम पे इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान कोयटा शूरा चला रहा है और पता नहीं क्या क्या हुआ करता था।
अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जब ये अफगान तालिबान जो है उन्होंने फतहमंद हुए, उन्होंने काबुल के ऊपर दोबारा कब्जा किया अगस्त में। तो उसके बाद फिर कहाँ पे उस वक्त भी हमारे जितने सिक्योरिटी के लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, हमारी गवर्नमेंट थी, बड़ी पुरुमीद हुआ करती थी और बड़ा कहते थे कि जी वहां पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों चीजें जो है एकदम खराब हुई हैं, ये हमें सवाल बनता है हमारा। यकीनन उनकी तरफ से बहुत गलती हुई होगी, तो हमारी तरफ से कहाँ से मिसमैनेज किया, तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। मैं जो ये कहता हूँ कि बयानात एहतियात से देने चाहिए, उसकी वजह ये है कि एक बड़ा पेचीदा हमारा और उनका ताल्लुक है। आप ड्यूरल लाइन की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे नजदीक, को बिल्कुल है वो। तो उसमें जो कबीले रहते हैं, वही कबीला हमारे तरफ भी और वही कबीला वहां पर भी है। बहुत सारे खानदान यहाँ पर भी हैं, बहुत सारे खानदान वहां पर भी हैं। तो एग्जैक्टली। जब किसी की आप तौहीन आमेज लहजा इस्तेमाल करते हैं किसी के एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो मैं समझता हूँ कि गलत है। आपको बहुत ही अल्फाज के चुनाव जो है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। आप तमाम अफगानों को कह रहे हैं या आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रोह को कह रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। ठीक है ना? तो अगर हमारी इतनी पुरानी डिप्लोमेसी को ये भी करना ना है और उसमें भी ख्वाजा आसिफ हमारा फेस हो, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आपको ये करना है, क्योंकि भाई वही पश्तून जो है माशाल्लाह पाकिस्तान में भी है, बिल्कुल। उसी कबीले के हैं। आधा कबीला वहाँ है, आधा कबीला वहाँ है। एक चचा जो है वो अफगान फौज में हुआ करता था, एक चचा जो है वो भाई जो है वो पाकिस्तान आर्मी में। ये मैं आपको कहता हूँ ना, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान बहुत ट्रेवल किया एक जी सर। जमाने में, बहुत ज्यादा मैंने कवर किया है अपनी साथियाना जिंदगी में, तो मुझे उन कॉम्प्लिकेशंस का अंदाजा है। तो हम क्यों एंटेगनाइज कर रहे हैं? फिर जाहिर है कि वहां पर हम जब हमने बाढ़ लगाई है, तो बहुत सारे लोग वहां पे जो इनफॉर्मल ट्रेड, जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, उस पर बैंक करते हैं। आपने अच्छा किया कि स्मगलिंग रोकने के लिए बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन वहां के लोगों को जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर में रहते हैं, उनको आपको एक ऑल्टरनेट वो देना चाहिए, रोजगार का मौका देना चाहिए। बिल्कुल। वहां पर आपको कुछ और उनके लिए बंदोबस्त करना चाहिए। तो पाबंदियां बहुत अच्छा लगाए आप, लेकिन साथ में ऑल्टरनेट चीजें भी कर रहे हो, वो हमारी तरफ से नहीं हो रही है, वो फॉलो थ्रू नहीं हुआ। हमने फाटा के वो इलाकों को शामिल किया अपने इलाकों के अंदर, केपी का बनाया, लेकिन वहां पर डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। जी सर। वहां पर तरक्याती काम नहीं हुए, वहां पर उस तरह से कानून की हुक्मरानी नहीं हुई, वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से नहीं बनी। तो होलिस्टिक तरीके से देखें और सब्र और तहम्मुल के साथ, लड़ाई जो है वो हल नहीं होता। देखिए, कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत बालादस्ती हासिल है अफगानिस्तान पे, जी सर। लेकिन समझना ही चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है, वो कन्वेंशनल रिवायती लड़ाई नहीं है अफगानों की। बिल्कुल। वो हमेशा इरेगुलर लड़ाई लड़ते हैं। मुझे याद है, मैं सुहेल शाहीन साहब का इंटरव्यू कर रहा था, जो आज दोहा में मेरे ख्याल में बैठते हैं। उस जमाने में पाकिस्तान में एम्बेसी में हुआ करते थे, जी जब सर। अमेरिकन ट्रूप्स ने आना शुरू किया उनके मुल्क में। तो वो काबुल, ये इस्लामाबाद एम्बेसी में थे काबुल की। मैंने पूछा, आप लोग इतने दावा करते थे कि हम यूं देख लेंगे, फला कर लेंगे, और अब जब वो आए तो आप लोग बिल्कुल मेल्ट अवे हो गए। जी तो सर। उन्होंने जवाब दिया था सुहेल शाहीन साहब ने कि एक बार जब वो जमीन पे कदम रखेंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा, तारीख में देखा कि 20 बरस जो है एक लड़ाई हुई, अमेरिका की तवील तरीन जंग हुई, और अमेरिका को वहां से निकलना पड़ा। तो बात ये थी कि आपको सोचना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हम लड़ना चाहते हैं या हम दोस्ती करना चाहते हैं? तो दोस्ती बिल्कुल। करने की फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि हमारे बहुत ज्यादा एक तारीख है दोस्ती की, हमने बहुत ज्यादा मदद की है। बिल्कुल अब सर। 40-45 साल मेजबानी करके आप एकदम धकेलना शुरू कर दें बगैर टाइम दिए, बगैर कुछ किए, तो आपको अपना भी ऊपर सेल्फ क्रिटिकल होना चाहिए। इंसानी हकूक का भी मसला है ये मामला, इतना सादा नहीं है कि अब हमारे यहाँ, मैं मीडिया पे देखता हूँ कि हमने अफगानी डाकू को पकड़ लिया। आप एक कहते हैं ना, एक शख्स को, एक कम्युनिटी को आप, यू आर ट्राइंग टू पेंट इट ब्लैक। जी ये सर। गलत रवैया होता है। वो पाकिस्तानी भी मतलब है चोरी कर रहा होता है, उसका मतलब ये नहीं कि सारे पाकिस्तानी चोर हो गए। उसका ताल्लुक पंजाब से भी हो सकता है, सिंध से भी हो सकता है, बिल्कुल कराची से भी हो सकता है, कराची सिंध का हिस्सा है। तो ये आप लोगों को वो ना करें, स्टीरियोटाइप ना करें। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें पूरी कॉम्प्लिकेशन समझनी चाहिए। एक और आखिरी पॉइंट देखें, हमारा हमारा मिसाइल प्रोग्राम है। मिसाइल प्रोग्राम में हमारा अब्दाली मिसाइल किसके नाम पर है? हमारा गौरी मिसाइल किसके नाम पर है? बाबर मिसाइल किसके नाम पर है? बिल्कुल ठीक सर। है ना? गजनवी मिसाइल किसके नाम पर है? ये तमाम अफगान जंगजू थे, हमारी भी पाक तारीख के हीरो हैं। बिल्कुल तो सर। हमें इस तारीख को सदियों में देखना है, और उसमें ये जो है कि बढ़ के मार के कि जी हम यूं कर देंगे और वो नाशुक्रे हैं और वो एहसान फरामोश है, ये अच्छा रवैया नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा रीजंस हैं टू कोऑपरेट रादर देन फाइट।
बिल्कुल। और यही सोच के पाकिस्तान को अपने लॉन्ग टर्म जो है इंटरेस्ट देखने चाहिए। वो लोग अगर नादानी कर रहे हैं तो हम तो एक मैच्योर मुल्क है, तो हम तो उसी तरह से बात करेंगे जो हमें करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन तमाम मामलात में मैच्योरिटी जो है वो पाकिस्तान को भी दिखानी चाहिए। सलमान जावेद साहब, हम देख रहे हैं कि इन दिनों सरहद के दोनों अतराफ जो है इंतहा से ज़्यादा जज्बात हैं। हम अफ़गानियों को तोता चशम और बेवफा भी कह रहे हैं, इनके भी मुखालिफत में ऐसे ही जज्बात हैं। तो सर, इस जुनून का इलाज क्या है? हम तालीम, शऊर, बर्दाश्त, अक्ल का रास्ता क्यों नहीं अपनाते सर? पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ आमिर ज़ा साहब की कि जो कह यानी बात खुल के कहनी चाहिए कि एक रेसिस्ट बिहेवियर नहीं होना चाहिए हमारा किसी भी कम्युनिटी की तरफ या किसी भी मुल्क की तरफ। और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों तरफ से बिलखसूस, चूँकि जैसे उन्होंने कहा कि हम बड़ा मुल्क है, इस वक्त हम ज़्यादा ताकतवर मुल्क हैं, तो हमारी आवाज़ की बाज़गश भी ज़्यादा सुनाई देती है। तो इसी वजह से जो जो भी बयान हमारी तरफ से जाएगा वो ज़्यादा पिक किया जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। तो हमें अपने अंदर एक तहम्मुल और बर्दाश्त ज़्यादा पैदा करनी चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कम्युनिटी या किसी भी मुल्क के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो गालम गलोच का कल्चर है दोनों ममालिक के दरमियान, ये अभी का नहीं है, ये पुराना है, बहुत पुराना है। और बिलखसूस 9/11 के बाद इसके अंदर एक बढ़ावा बाय डिज़ाइन, एक स्ट्रक्चरल जिसे कहते हैं कि एफर्ट की गई है कि दोनों ममालिक के अंदर जो है वो मुसलसल नफ़रत को हवा दी जाए। उसके लिए कुछ इस तरह के साइबर सेल्स बनाए गए, कुछ सोशल मीडिया सेल्स बनाए गए, कुछ डिसइंफो लैब क्रिएट की गई जो कि इंडिया जिसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता रहा। बिल्कुल आखिरी दिनों के अंदर जब गनी के रजीम के आखिरी दिन थे तो उन दिनों के अंदर उन्होंने बाकायदा एक हैशटैग चलाया सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से। और उसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस के साथ मिलकर अफगान्स ने, उस वक्त के जो अफगान्स थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, हमदुल्ला मोहिब उसको लीड कर रहे थे उस वक्त के आने से। तो ये उन्होंने उस वक्त चलाया, लेकिन उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि दो रियासतें आपस में कन्वर्सेट करें या सिर्फ सरकारी सतह के ऊपर जो है वो डेलीगेशन जाएं और आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक डिप्लोमेसी का जो हमारा शोबा है उसको बहुत ज़्यादा हम ताकत बख्शें, उसके अंदर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जब तक लोग आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तब तक ये मामला जो है इसी तरीके से चलते रहेंगे। मेरा और आमिर भाई तो इसमें काफ़ी सीनियर हैं, वो खुद आते जाते रहे अफगानिस्तान। अफगान लोगों से जब भी आप बैठ के बात करना शुरू करते हैं, एक तो ये कि वहाँ पे ये भी एक हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि वहाँ पे शायद सिर्फ पश्तून बसते हैं। बहुत सारी एथनिसिटीज़ और मौजूद है वहाँ पर। और आप उनके साथ जब कन्वर्सेशन करते हैं तो ना सिर्फ लिंकेजेस, हिस्टोरिकल और कल्चरल और रिलीजियस लिंकेजेस आपको पता चलते हैं, बल्कि और बहुत सारी बातें आपको पता चलती हैं जो आपके और उनके दरमियान मुश्तरकात हैं। दूसरी बात यह है कि उनका गुस्सा अगर कोई है भी, लेट से अगर उनकी कोई शिकायत भी हैं और हमारी उनसे हैं, तो वो 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन के अंदर सॉर्ट आउट होती हैं और उसके बाद फिर आप बिल्कुल बरादराना अंदाज में उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक ये ट्रैक 1.52 और 3 डिप्लोमेसी नहीं चलेगी तब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ज्योग्राफी को आप डाइवोर्स नहीं कर सकते, अफगानिस्तान ने भी इधर ही रहना है, हमने भी इधर ही रहना है। और फिर बिलखसूस जब इतने ज़्यादा मुशतरकात हों, इतने तारीखी आपके लिंकेजेस उनके साथ हों, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस एक पर्टिकुलर डिप्लोमेसी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान का ये शोबा जो पब्लिक डिप्लोमेसी का, ये सबसे वीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जैसा आमिर भी ने कहा कि हमारे इतने उनसे ताल्लुकात हैं, इतने गहरे ताल्लुकात हैं पुराने सदियों के इस खित्ते के। उसके बावजूद पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान ने किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी उधर के थिंक टैंक के साथ, उधर किसी NGO INGO के साथ जो बाकी दूसरी हमारे मामला चलते रहे वो चलते रहे, बाकायदा कोई अच्छे ताल्लुकात कायम करने की या MOUs करने की या एग्रीमेंट्स करने का नहीं सोचा। उनके बहुत सारे लोग यहाँ पर यहाँ बसते रहे 40-45 साल, थर्ड जनरेशन उनकी यहाँ पे पैदा हुई और पल बढ़ गई। हमने उनके अंदर अपने कोई एम्बेसडर्स जमा करने की कोशिश नहीं की। पिछली रजीम के अंदर भी जो जितनी टॉप ब्रास थी उनकी पार्लियामेंट में भी और उसके अलावा उनके सेक्रेटरीट में भी, ब्यूरोक्रेसी में, वो सारे के सारे पाकिस्तान के एलिमेंट थे, मेजॉरिटी ऑफ देम। और अभी की भी टॉप ब्रास के अंदर हम सबको पता है कि वो किन मदारिस से पढ़ के गए हैं। और उसके बावजूद हम लोग अगर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके और उनको कल्टीवेट नहीं कर सके अपनी आप कह लें कि गुडविल के लिए, तो ज़ाहिर है ये हमारा पॉलिसी फेलियर है। और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा जैसे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और एक क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी चाहिए कि हम ये क्यों नहीं कर सके। लेकिन अभी भी मौका मौजूद है, अभी भी दोनों तरफ में, तालिबान के अंदर भी और वो लोग भी जो तालिबान के मुखालिफ हैं उस जगह के ऊपर, दोनों तरफ में पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छे
जो जज्बात रखने वाले लोग मौजूद हैं उनको रीच आउट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और फिर उम्मीद है कि इससे हम कुछ रास्ता ऐसा निकाल सकेंगे, दोनों ममालिक जो हैं वो बेहतर की तरफ अपने मामला को बिल्कुल लेकर जा बिल्कुल सकेंगे। उम्मीद जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि टेबल टॉक के जरिए जो मामलात हैं वो हल हो सकें। आमिर ज़िया साहब, मुज़ाकरात पर आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरे दौरे का एजेंडा क्या होगा और तवक्कुआत क्या हैं सर, और क्या पहले दौर के अहदाफ हासिल हुए हैं? मैं बिल्कुल आता हूँ इस सवाल पे भी। ये जो बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, हमारे लिवरेजेस बहुत ज्यादा हैं, जी पीपल सर। टू पीपल कांटेक्ट हमारा बहुत बड़ा ताल्लुक है। जैसे मैंने अर्ज किया कि कबीले हमारे बटे में, फिर अफगानी जो है सारा इलाज मालजा कराने पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, आपको वहां पे पता है बच्चियों की तालीम पे पाबंदी है, आप जरा सा यहाँ पे फैसिलिटेट करके आप देखिए ना, दुनिया भर से बच्चे पढ़ने बरतानिया जाते हैं, उनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट बरतानिया की तालीम है। तो क्या हम इस तरह का बंदोबस्त नहीं कर सकते? तो आपके बहुत ज्यादा लिवरेजेस हैं कि तालीम के ऊपर आप मदद कर सकते हो, हेल्थ के ऊपर कर सकते हो, दीगर तिजारत तो है ही है, आपके पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। इस पे हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है और गुस्सा झिलाने की जरूरत नहीं है हमें। हमें हमें एक मतलब है, एक चाइना से सीखना चाहिए कि कितनी उसकी मतलब है ग्रेशियस किस्म की डिप्लोमेसी होती है, स्लो मूविंग होती है और अपने हदफ पर होती है। तो एक तो ये बात है। अब आगे कि मुज़ाकरात की तरफ देखिए, मुज़ाकरात यकीनन सीज़ फायर होल्ड करे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम लोग इस नीयत से जाके मतलब है कि सिर्फ धमकियों से बात करेंगे, मेरे ख्याल में आई होप कि वहाँ पे ऐसी बातें ना होती हों। और अफगानी ज़ाहिर है कि वो लोग भी जो मेरे पास इत्तलात आई है कि वहाँ से भी बड़ा सख्त रवैया अपनाया गया था दोहा के अंदर, जिसके जवाब में यहाँ से भी किया गया। लेकिन एक तवाज़ुन आना चाहिए और पाकिस्तान को उन लोगों को भेजना चाहिए कि जो कि अफगानियों के मिजाज को समझते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे डेलीगेशन में होने चाहिए जो उनके हमज़बान हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ताकि आप जो है रास्ता निकालें। क्योंकि हमारा सिर्फ एक हकीकी दुश्मन है पूरी दुनिया में, वो है भारत। बाकी तो मतलब है अफगानी हमारे उस तरह के खुदा ना करे दुश्मन हो, बिल्कुल और हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं, रानियों से बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं, चीनों से कर सकते हैं। तो हमें अपनी इन सरहदों को महफूज करके कंसंट्रेट करना चाहिए, जो हमारा असली दुश्मन है, जिससे हमारे अंदर लड़ाई है। जी तो सर। अफगानिस्तान के ऊपर इतना गुस्सा ना निकालें, बस मैं यही दस्तबस्ता कर सकता हूँ। और बाकी बड़े अच्छे सलमान साहब ने कहा बिल्कुल कि सर, जो कता कलामी के लिए माजरत, मैं आपको रोकूंगी। यहाँ हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और कोशिश जो है वो यही होगी पाकिस्तान की भी कि जो भी इश्यूज़ हैं वो मुज़ाकरात जो चल रहे हैं वो उसमें हल हो सकें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर पाक अफगान उमूर सलमान जावेद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रेक के बाद आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जंगबंदी के बावजूद मगरबी सरहद पर सूरत हाल कशीदा है, फिजा में तनाव बरकरार है। पाकिस्तान की तरफ से अफगान पनाह गुज़ीनों की फौरी वापसी जैसे इकदाम ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया है। तालिबान हुकूमत अफगान कौम परस्ती का नारा बुलंद कर रही है ताकि अपनी सरजमीन पर सरगर्म आलमी शिद्दत पसंद गुरोह की सरपरस्ती से बैन अल-अक़वामी तवज्जो हटा सके। दोहा इजलास के बाद मुल्ला याकूब के बयानात जाहिर करते हैं कि काबुल नरमी दिखाने को तैयार नहीं। अब देखना है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त होती है। तालिबान हुकूमत ने जंगबंदी तो कबूल कर ली, मगर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का कोई इशारा नहीं दिया। ये भी कहा जा रहा है कि काबुल हुकूमत के पास अब इतनी सलाहियत ही नहीं कि वो इन मुसल्लह ग्रोह को कंट्रोल कर सके जो मुकामी तालिबान कमांडरों से मुंसलिक है। खतरा बढ़ रहा है कि टीटीपी के जंगजू दाइश में शामिल हो सकते हैं, जबकि दीगर आलमी शिद्दत पसंद ग्रोह भी दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान की अपनी सलामती के लिए भी खतरनाक है। अफगानिस्तान पहले ही ख़वातीन की तालीम और रोज़गार पर सख्तियों की वजह से बैन अल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार है। ऐसे में तिजारत बंद होने से मौशी बहरान शदीद हो सकता है, बल्कि हो रहा है। इस पर मजीद बात करते हैं, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद तिजारत बहाल की जाएगी। रोजाना सर $10 लाख का नुकसान हो रहा है जो अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या इस जानिब कोई पेशरफ्त मुमकिन है? देखिए, एक तो तिजारत जितना जल्द बहाल हो वो दोनों मुल्कों के लिए अच्छा है। अफगानिस्तान जो है पाकिस्तानी अजनास की बहुत बड़ी मार्केट है। काबुल बल्कि आप मज़ार शरीफ तक जहाँ तक जाएँ, पाकिस्तानी अशिया जो हैं वो डिस्प्रीन से लेकर जो है आपके दूध और नेस्ले और सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान से ही जारी होती हैं। तो हमें ये सोचना है कि जी पाकिस्तान का भी एक वो है स्टेक है, उसी तरह वहाँ से कुछ हम दरामद भी करते हैं खाने पीने की अशिया। तो दोनों मुल्कों का जो है वो ये है, फ़ायदा इसमें है मैक्रो अगर मैं बात करूँ कि तिजारत बहाल हो। फिर जो लोग सरहद के दोनों तरफ रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों चाहे वो अफगानिस्तान में रहते हों,
तो उनका भी रिस्क रोजगार जो है वो सरहदी तिजारत पे बहुत बड़ा उसको उनका इन्हिसार है। जब वो बंद हो जाती है तो लोगों की माशी जिंदगी पे जद पड़ती है। तो जितना जल्द खुलेगा वो अच्छा है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जितना ज्यादा आप एक दूसरे से ताउन करेंगे उतना ज्यादा दोनों मुल्कों को फायदा होगा और वहां के अवाम को फायदा होगा। लेकिन आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगान तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज है अपने इलाके पर अपनी रिट को कायम करना। आप देखिए अफगान तालिबान जो है वो नेटो और अमेरिकन फोर्सेस से ज्यादा मजबूत तो नहीं है, हमें पता होना चाहिए। जब वहां उसमें करजई की हुकूमत होती थी और अशरफ गनी की हुकूमत होती थी, तो क्या उनका 100% अफगानिस्तान के ऊपर उनकी रिट होती थी या नहीं होती थी? नहीं होती। ठीक है ना। अब अफगान तालिबान तो उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। तो आप तो करें कि ये 100% अफगानिस्तान पे अपनी रिट कायम कर लें, एक हैरत अंगेज बात है। क्या पाकिस्तान की रिट कच्चे के इलाके पर है? नहीं है। हमारे भी बहुत सारे अपने इलाके हैं, हालांकि हम तो बहुत जबरदस्त रियासत है ना, न्यूक्लियर ताकत है हम। हमारे यहाँ भी कच्चे के डाकू को आपको निगोशिएट करना पड़ता है, उससे हथियार डलवाते हैं हम, और अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी रियासत की रिट भी नहीं है अपने इलाकों के ऊपर, बहुत सारे ना ऐसे दूर दराज के। तो फिर आपको कोऑपरेट करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। वहां पे दैश का मसला बहुत हकीकी है, दीगर ग्रोहों का मसला बहुत हकीकी है। अफगान तालिबान को इस बात का अंदेशा है कि अगर वो क्रैकडाउन करते हैं तो कहीं जो शिद्दत पसंद है उनकी सफों से निकल के दूसरी सफों में ना जा रहे हों। पाकिस्तान को इन तमाम चीजों को इनका अहाता करते हुए पॉलिसी को मुरतब करना चाहिए। और लो स्केल कॉन्फ्लिक्ट तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं और वो हमें पता है कि वो चलता रहेगा। तो बजाय इसके कि जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में सिर्फ टीटीपी को मरकजियत दे दी है, टीटीपी को बतौर उनसर शामिल करें, लेकिन साथ साथ तिजारत करें, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप करें, कोऑपरेशन की बात करें। जब आपका एक ज्यादा बड़ा बुके होगा तो हम ज्यादा अच्छा उनसे ताल्लुकात बना सकेंगे। हमने ये किया है जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है कि जी टीटीपी अगर आप इनको कंट्रोल नहीं करते तो हम भाड़ में जाएं, अपना माए वे और हाई वे वाली बात है। तो ये कोई अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। जो अफगानिस्तान में हमारे यहाँ डील करते रहे पुराने लोगों से आप बात करें, वो शहबाज शरीफ की पॉलिसी से वो एग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि बुके हो, बड़ा बुके हो हमारा, हम तिजारत पे भी बात करें, टीटीपी पे भी बात करें, हम पीपल टू पीपल रिलेशनशिप पे भी बात करें, तालीम पे भी करें, और कल्चर भी है, तिजारत भी है, बहुत सारी चीजें हैं। जब आप ये करेंगे तो आप देखिएगा कि चीजें डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगी। एकदम 100% खत्म नहीं होंगी, लेकिन उनमें एक कहते हैं ग्रेजुअली कमी पाकिस्तान होगी। का भी बयान तो ये है कि ट्रेड का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की जो जमीन है वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आमिर साहब, वक्त थोड़ा कम है, आखिर सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक और अहम मामला है कि दरियाए काबुल पर डैम की तामीर का है। इस खबर पर पाकिस्तान का मोहतात रद्द-ए-अमल सर सामने आया है। सीज फायर के बाद तालिबान के इस ऐलान की टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे भारत का कितना हाथ है सर? देखिए, ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान काबुल भी जो है रद्द-ए-अमल की सियासत कर रहा है, और जब आप बड़े इश्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो ये जो इश्यूज हैं ये भी साथ सॉल्व हो जाएंगे। आप भारत को मौका ना देना कि भारत हमारे और अफगानिस्तान की कंट्रडिक्शंस को इस्तेमाल कर सके। हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे और अफगानिस्तान हम पे डिपेंडेंट होगा तो भारत की तरफ नहीं देखेगा। ये नहीं हो सकता कि भारत घूम कर आए और वो बहुत ही मिनिमम वहां से वो कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत दवानियां की है उन्होंने, पैसा चला सकता है, कुछ और चीजें कर सकता है, लेकिन इट्स मैनेजेबल। तो हमारा असल की है कि हमारे काबुल से हमारे अपने खुद ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। एक बार वो बहाल हो जाते तो फिर इंडिया हमारे लिए वहां पर फैक्टर नहीं रहेगा। हमने माजी में भी न्यूट्रलाइज किया, हम दोबारा कर सकते हैं। ये तो हमारे बिल्कुल बैकयार्ड है ना हमारा अफगानिस्तान। तो ये सोच के आपको पॉलिसी मुरतब करनी है कि अफगानी हमारे दुश्मन नहीं है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, कुछ इश्यूज हैं जिनको सेटल करना है। और हमें समझना चाहिए कि उसमें अफगानियों में बिल्कुल सही कहा था सलमान साहब ने, पश्तून भी हैं, उज़्बक भी हैं, ताजिक भी हैं, और हज़ारा कम्युनिटी भी है वहां पर। सबको रीच आउट करें और सबके साथ आप जो है अपने ताल्लुकात बनाएं, ताकि हमारा एक महफूज मगरबी बॉर्डर हो। जो हमारा हमेशा से एक ख्वाब रहा है पाकिस्तान का, जब हमने इनको सपोर्ट किया था 79 में, और मुझे याद है पीटीवी तो बाकायदा ड्रामे बनाया करता था पनाह के नाम से, और हमारी रियासत जो थी एनकरेज करती थी कि वहां से महाजरीन आए और उनको पनाह दें, और ज़ियाउल साहब को इनके चेहरे पे जिहाद का नूर नजर आया करता था। तो अगर आप एकदम अपनी पॉलिसी को उल्टा कर देंगे तो फिर तो होगा ना। वो लोग 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आप मेहमान नवाजी करना, आप उनको कहें कि जी आप छोड़ के जाएं, उनका कारोबार है, उनका यहाँ पे जिंदगियां हैं। तो ये पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में जो उनकी रेफ्यूजीज के हवाले से पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी नहीं है, हमें कहना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह कि अगर आप ये देखें कि मगरबी ममालिक जब करते हैं इमिग्रेंट्स के साथ ज्यादती, तो बीच के इजहार करते हैं ना कि जी ज्यादती हो रही है उनके साथ, तो महाजरीन के साथ दुनिया भर में अच्छा सलूक करते हैं। और पाकिस्तान, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो दरमियान है मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त इस्तांबुल में जारी है, और उम्मीद करते हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो टेबल टॉक के जरिए ही हल हो सके। यहाँ लेंगे एक ब्रेक।
वेलकम बैक। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में गैर मामूली इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 4 साल में सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ी है। 2025 से एक दिहाई का खून रेज तरीन साल साबित हुआ है, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। पाकिस्तान का सबर खत्म होना समझ में आता है, लेकिन उसे अब भी एहतियात और तदब्बुर से काम लेना होगा। जंगबंदी और बातचीत की मेज पर बैठना एक दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि ये तनाज़ा दोनों मुल्कों के लाखों शहरियों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है। दोस्त मुल्कों की सालिसी का किरदार भी इंतहाई अहम है और यही खित्ते में अमन की जानिब वाहिद रास्ता है। इस उम्मीद के साथ कि इस्तांबुल इजलास पाक अफगान ताल्लुकात में हाइल रुकावटें दूर करने और पायदार अमन में मुआवन साबित होगा। अपनी मेजबान मिसबा लगारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।